हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो एस्पिरेंट्स उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी मेंस क्लियर किया है, उनके लिए हमने एक ये डीएफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमने अभी एक पहले वीडियो डाला था मैंने, जिसमें कि आपको मैंने डीएफ का वो वाला पार्ट बताया था जिसमें कि आपको जॉब प्रेफरेंसेस भरनी थी। जॉब प्रेफरेंसेस तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है और उससे आपका इंटरव्यू पे मतलब उससे इंटरव्यू में सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होने पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो अब आज हम बता रहे हैं डेफ का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको उन जॉब्स के लिए किस में आपका सिलेक्शन होता है ये निर्धारित करेगा और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आइए देखते हैं कि हम जो पार्ट 2 है डीएएफ का वो कैसे भर सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, जो डेफ की इंफॉर्मेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इट इज़ फेस ऑफ द कैंडिडेट। आपको देखने से पहले जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है वो आपका डेफ देख लेता है। तो इसलिए बेसिकली वहाँ से वो एक अपना माइंडसेट बनाता है कि ये कैंडिडेट कौन है, क्या है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से फेस है। जो आप जब इनविजिबल हैं तो ये आपका फेस, उसमें आपका फेस रहता है। ये फर्स्ट इंप्रेशन, जब क्योंकि आपको देखने से पहले आपका डेफ वो देख लेते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वो चेक कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन जो इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर है, इससे क्रिएट होता है। हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग पर्सनैलिटी ऑफ द एस्पिरेंट। तो जब आप बोर्ड के सामने होंगे और आपका डेफ भी बोर्ड के पास होगा, तो दोनों से ही वो आपकी पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट कर पाएँगे। केवल आपके इंटरव्यू से ही आपकी पर्सनैलिटी का इवैल्यूएशन नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी का इवैल्यूएशन आपके डेफ में भरी हुई इन्फॉर्मेशन से भी होगा। इंटरव्यू लार्जली डिपेंड्स ऑन इट, आपका क्योंकि डेफ से ही आपका इंटरव्यू होना है, वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर पूछी जाएँगी और एस्पिरेंट कैन गाइड हिज और हर इंटरव्यू। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंटरव्यू में या जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इंटरव्यू को गाइड करने आता हो। इंटरव्यू स्किल ही यही है। मतलब इंटरव्यू में यदि आप अपने इंटरव्यू को खुद गाइड कर पा रहे हैं ना, इट मीन्स यू आर इन द कंट्रोल ऑफ योर इंटरव्यू। आप कंट्रोल में हैं। अगर इंटरव्यू को गाइड नहीं कर रहे, तो मतलब आपने अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे रखा है। तो डीएएफ एक ऐसी चीज़ है, जिसको आप भर लेते हैं, जिसकी आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है और उसके आधार पे आप अपने इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं। मतलब किस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जाएगा, क्या-क्या क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे, किस क्वेश्चन का आप क्या रिप्लाई देंगे, तो उसके ऊपर फिर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपके डीएएफ से डिसाइड होती हैं और आप डीएएफ से अपने पूरे इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपको 25 मिनट से आधे घंटे का इंटरव्यू देना है। उस इंटरव्यू में यदि आप कंट्रोल में हैं, मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो इससे अच्छा इंटरव्यू और कुछ नहीं हो सकता। तो हमें अपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, उसके दौरान यही चीज़ सीखनी है कि कैसे आप उस इंटरव्यू को गाइड कर रहे हो, ना कि इंटरव्यू बोर्ड उस इंटरव्यू को गाइड कर रहा हो। और ऐसा होता है। जिन बच्चों के इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि वो इंटरव्यू के दौरान अपने इंटरव्यू को गाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें एक और चीज़ मैंने लिखा कि हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द एस्पिरेंट। क्या होगा? जब आपका डेफ वहाँ पर होगा और आप सामने बैठे होंगे, आपसे डेफ से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होंगे, तो वो तब आप पता चल जाएगा कि आपने उसमें कितनी सही चीज़ें लिखी हैं, कितनी चीज़ें उसमें आपने सही नहीं लिखी हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम डीएफ में जो भी इन्फॉर्मेशन दें, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें। कोई और उसमें यदि कहीं पे हमारे डेफ में हमें लगता है कि इसमें मेरी कहीं कमी रह गई है, इसमें मैं और अच्छा कर सकता था या और एस्पिरेंट तो मुझसे इसमें बहुत अच्छे होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप उसे भरिए और आप उसे जस्टिफ़ाई करना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आपने दूसरे एस्पिरेंट्स के डीएफ की इन्फॉर्मेशन को नहीं करना है। तो आप अपने डीएफ पे ध्यान दीजिए विद ऑनेस्टी, आप ईमानदारी से उसमें सही-सही चीज़ें भर दीजिए और उसको जाके बार-बार उसको देखिए, उस पे प्रैक्टिस कीजिए और उसको जाके एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंस है किसका? डेफ का। तो अब हम आते हैं एक-एक चीज़ पे कि डेफ में क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस भरी जानी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका अपना नाम और जो कि अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, पेरेंटल आपका घर, आपका होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम स्टेट, मतलब ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसमें एक चीज़ है कि जो अभी यूकेपीएससी में जो नया उन्होंने कोडिंग सिस्टम लागू किया है, तो ये सुनने में आया कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं जाती है। तो यदि नहीं जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको भरना है और आप इसको तैयार करके जाइए। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेके जाइए। जैसे कई बार आपके नाम का क्या मीनिंग है, उससे उसमें और कोई ऐसे कोई फ़ेमस लोग हैं उस नाम से,
आपकी डेट ऑफ बर्थ, उस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस डेट का, या उस दिन किसी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी का क्या कोई बर्थ हुआ है, तो इस तरीके से वो चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, या आपके डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन वो चाह सकते हैं। तो आपको एक तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी उसमें भरनी है और उसको तैयार करके जाना है इंटरव्यू से पहले। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार वो पिछले कुछ सालों का ब्यौरा पूछते हैं, कहाँ-कहाँ आप रहे। तो उसका इंटरव्यू से मतलब नहीं होता। वो बेसिकली पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए आपसे जानकारी ली जाती है। तो उसमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जहाँ-जहाँ का भरेंगे वहाँ के बारे में बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वो पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए होता है। तो इसलिए यदि पिछले कुछ सालों की डिटेल्स वहाँ पे माँगी जा रही है, तो उसको आप ऑनेस्टली दे दीजिए, क्योंकि वो बाद में नहीं तो आपके पुलिस वेरिफ़िकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी वही जो आपने मैट्रिक से लेके 12th से लेके फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल डिग्री है वो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी तो वो कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं भरना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी चाहिए, क्योंकि आप ना अपना इंटरव्यू और गाइड कर पाएंगे उससे। मतलब एक आपका फ्रंट होगा जिसको आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे भरिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ की सब्जेक्ट नॉलेज वो आपसे पूछेंगे, वो आपसे जो भी जानकारी लेंगे जनरल, उसके बारे में आप उनको बता पाएँ, इतना आपको तैयारी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे भरिए ताकि आपको ये पता रहे कि मुझसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। कई लोगों की क्या है कि जैसे कई लोग ने बीटेक किया है, उसके बाद वो फिर एमए किया है, ऐसा भी कुछ लोगों की, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपकी जो भी आपने किया हुआ है, आप उसे भरिए और उसमें कुछ भी गलत नहीं है और आप उसे वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और जो आप कर भी सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आपने जो किया है उसे लिखें, रादर देन कि आप कोई चीज़ें ना लिखें। को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे अगर आप एनसीसी आपने करी है, एनएसएस आपने किया है, स्पोर्ट्स आपने किया है, या और कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी भरना क्या होता है, ये भी फिल करना ज़रूरी होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है, और इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा है अगर आप कभी कोई स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो मे बी आपसे उस स्पोर्ट के बारे में पूछें, उस गेम के बारे में पूछें कि उसमें क्या होता है। जैसे मैं खो-खो, कबड्डी और इन गेम्स में रहा था, तो मुझसे उन्होंने पूछा था कि खो-खो के फील्ड की डायमेंशन क्या होती है और कबड्डी के फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, कितने मिनट का गेम होता है। तो और उसमें अगर कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कोई अच्छा अचीवमेंट हमारा हुआ है तो वो, और ऐसी एनसीसी के बारे में, एनएसएस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो यदि आपने इन एक्टिविटीज़ में कभी कहीं हिस्सा लिया है तो आप उसे ज़रूर उसमें फिल कीजिए और उसको आप तैयार करके जाइए। प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, जैसे अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, सपोज़ आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया और आपको उसमें अवार्ड मिले हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको मिले हैं, या आपने कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस कहीं पे रखी हैं, जैसे कभी आप स्कूल में कैप्टन रहते हैं या आप अपने किसी टीम, स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन रहे हैं, तो कोई भी ऐसे अचीवमेंट जो आपने किए हैं, कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है, कुछ बच्चे ओलंपियाड में रहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर भरिए, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और यदि आपने नहीं है तो भी इससे आप, वो है नहीं तो आप नहीं लिखेंगे और उससे कोई ऐसा नेगेटिव भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ता, और जो है वो उसे आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। एक बड़ी चीज़ है जॉब और वर्क एक्सपीरियंस। कई लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करी होगी, लेकिन उनके पास एनओसी नहीं होगी। अगर ऐसे भी लोग हैं तो वो भी अपना जॉब एक्सपीरियंस ज़रूर भरें, क्योंकि इंटरव्यू के पास जो आपका डिटेल जाएगा, उससे आपका एनओसी से कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बाद में रिज़ाइन करके भी जॉइन कर सकते हैं। तो जॉब एक्सपीरियंस को ज़रूर फिल करें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आपने किया है तो भी उसे फिल करें। यदि आप किसी एनजीओ में या कहीं और इस तरीके से काम कर रहे थे, वो भी आप लिखें। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। मतलब इवन जैसे आप ब्लॉगर हैं या इन सब चीज़ों को भी, वो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जॉब से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें हमेशा जॉब से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, और पीसीएस का जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे जो जॉब से और वर्क एक्सपीरियंस से पूछा था। और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अगर करंटली वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मतलब ये आपका फील्ड हो जाता है फिर। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब वो इस फील्ड में घुसे, तो मैंने उनको इससे बाहर निकलने ही नहीं दिया बहुत देर तक। तो इंटरव्यू का लगभग 40% एरिया मैंने यहीं से निकाल दिया, कि वो जॉब से ही क्वेश्चन पूछते रहे और मैं उसमें नए-नए फ्रंट खोलता जा रहा था और वो उसी से क्वेश्चन पूछते जा रहे थे। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो यही हमें इंटरव्यू में करना होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फ्रंट होता है ना,
जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसे आप बाहर उसे खोल के रखिए और जब वो उस क्वेश्चन पूछें तो उससे उसे बाहर मत निकलने दीजिए। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। तो जॉब एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आप यहाँ पे करंटली वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ के बारे में पता होता है। अच्छे से अपनी जॉब और उसके आसपास का जो एरिया है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, उसे तैयार करके जाइए और जो आप काम करते हैं उनके बारे में अच्छे से उसको एनालाइज़ करके जाइए, उसको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख के जाइए ताकि आप वहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर सकें। गैप ईयर्स, कई बच्चों की इससे बहुत प्रॉब्लम है कि मेरा तो लंबा गैप है, किसी का 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का भी गैप होगा। कोई बात नहीं, गैप ईयर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपके पास गैप ईयर है तो आप मतलब इससे किसी तरीके से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने सालों में आपने तैयारी ही करी होगी या कुछ और का अच्छा काम किया होगा। देखिए, मतलब सोचिए जो लोग जेल में बंद हैं वो तक आईएएस का एग्ज़ाम निकाल दे रहे हैं। तो उन जब वो भी तो अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करते होंगे कि वो इस सिचुएशन में क्यों रहे। इसी तरीके से आप किसी नशा मुक्ति केंद्र से नहीं आए हैं, आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, तो गैप ईयर्स को बिल्कुल छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसी चीज़ है जो एनजीओ में आपने काम किया, वो चीज़ें हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, आप क्लियरली उन्हें बोलिए कि भई मैं तो तैयारी कर रहा था और इतने सालों में मैंने यहाँ-यहाँ एग्ज़ाम दिए, इतने-इतने एग्ज़ाम्स मैंने निकाले, मैं इस स्टेज तक पहुँचा हूँ, उसकी अगली स्टेज में मैं नहीं पहुँच पाया। इस चीज़ को बहुत ही प्लेनली एक्सप्लेन कर दीजिए। गैप ईयर्स को से आपके इंटरव्यू में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की बात कर रहा हूँ, कि जिनके लंबे गैप ईयर्स थे उनको 140-145 मार्क्स इंटरव्यूज़ में मिले हैं। तो इससे आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उस पे फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसमें होती है जो मैंने आपको बोला था कि आप अपने इंटरव्यू को गाइड कर सकें, वो ही आपका सबसे बेस्ट इंटरव्यू होता है। तो गैप ईयर्स के बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंटरव्यू में। हॉबी, हॉबी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कई लोगों की हॉबीज़ होती हैं, वो उसे भरते हैं, कई बच्चों की हॉबी नहीं होती। मतलब पहले तो हॉबी क्या होती है? हॉबी मैंने एक चीज़ देखा है कि कल भी मैं एक डेफिनिशन पढ़ रहा था और आप जानते हैं कि जो हम अपने लीजर टाइम में, फ्री टाइम में जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसे हॉबी कहते हैं। लेकिन केवल यही हॉबी नहीं होती है। हम उसे करते हैं और हम उसे एन्जॉय भी करते हैं। वो ही क्या है? हॉबी है। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता, फिर भी हम अपनी हॉबी को फुलफ़िल करने के लिए वो टाइम निकालते हैं कि किसी तरीके से टाइम निकालें अपने बिज़ी शेड्यूल में से। तो हॉबी इज़ समथिंग जिसका आपको पैशन हो, मतलब जिसको आप मतलब जिसमें आपको ना जिसके बिना आप रह ना सकें। जैसे अगर मुझे लिखना और पढ़ने की मेरे को हॉबी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि दिन में समय निकालूँगा कि यार किसी तरह पढ़ लूँ, लिख लूँ। तो हॉबी इज़ समथिंग जिसके लिए आपका पैशन है, जो आप मतलब एन्जॉय करते हैं, जिसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। केवल वो ही हॉबी नहीं होती कि जो फ्री टाइम में करते हैं। फ्री टाइम में तो आप गप भी मारते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट भी करते हैं, वो हॉबी नहीं हो सकती। तो इसलिए हॉबी को बहुत ध्यान से भरें। डेफ में हॉबी का बहुत इम्पोर्टेंस है। 2 चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। एक, वो ही भरें जो आपकी हॉबी है। अननेसेसरी की हॉबी मत भरें, क्योंकि अगर आपकी वो हॉबी नहीं है और आपसे वो क्वेश्चन पूछने लगें और वो उसके अंदर हो सकता है कि कोई मेंबर बोर्ड में ऐसा हो सकता है जिसकी भी वो हॉबी रही है जो आपने लिख दी है और उससे पूछते चले जाएँगे। मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में 4 हॉबी लिख दी थी और मेरे को बाद में पता चला कि उनमें से मेरी एक भी हॉबी नहीं थी और इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया वो, तो तब से मैंने हॉबी लिखना बंद कर दिया। तो इसलिए भई हॉबी अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, नंबर 1। हॉबी ना होना कोई बड़ा क्राइम नहीं है। मेरे से कई बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे बाद में कि आपकी कोई हॉबी नहीं है? तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं सर, मैं तो अपनी प्रिपरेशन में और इन चीज़ों में इतना अभी एंगेज्ड हूँ, इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ कि मेरे को एज़ सच हॉबी डेवलप करने का टाइम नहीं मिला। अब जब मेरे को थोड़ा-सा फ्यूचर में समय मिलेगा, जॉब में आ जाऊँगा, तो मैं अपनी कोई हॉबी ज़रूर बनाऊँगा ताकि मैं उसको आगे लंबे टाइम तक कैरी कर सकूँ। तो ये आप हॉबी नहीं है तो मत लिखिए, है तो लिखिए। हॉबी बहुत सारी मत लिखिए। आप उसको केवल डीएफ में भरना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं ब्लैंक ना रखें तो एक लिखें और जो लिखें फिर वो आपकी हो हॉबी, ताकि आप उसको नेचुरली एक्सप्लेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपने एक हॉबी लिखी और उसको आप फिर किताबों से पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। इस बात को ध्यान रखना, हॉबी कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड थ्रू बुक्स। ये आपको अपने अंदर से ही आएगा और तभी आप इसे भर पाएँगे। तो इसलिए हॉबी है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। कई सारी हॉबीज़ मत लिखिए, क्योंकि आप कोई भी इंडिविजुअल इतनी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता और इतना वो नहीं कर पाता और एक्सप्लेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा हॉबी का है।
तो ये था हमारा डेफ का पार्ट 2, मतलब जो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे हमारा इंटरव्यू बोर्ड द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ से आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, और इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप इंटरव्यू अपने कंट्रोल में रखते हैं पूरा 25 से 30 मिनट। और ध्यान रखिए, मतलब यहाँ 25 से 30 मिनट में आपको 150 नंबर, 140, 130 नंबर मिल सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और वीडियोज़ के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू।